Yes, सर आपकी तबीयत कैसी है अभी? comparatively better. I know not fully well, but मैं चाहता नहीं कि गैप हो आप लोगों का, तो मैंने कहा मैं क्लास ले लूँ आप लोग। तो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ समझा था और सेकंड लॉ में समझा था आपने कि जो फोर्स होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो फोर्स वेक्टर होगा वो dp वेक्टर बाई dt के इक्वल होगा, और फिर हमने p को रिप्लेस किया m/v, और इसको आपने लिखा था कि फोर्स विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर हमने इसके तीन कंपोनेंट्स किए, इसके तीन कंपोनेंट्स किए, और आपने कंक्लूड किया कि फोर्स का x कंपोनेंट मास इनटू ax के इक्वल होगा, फोर्स का y कंपोनेंट m इनटू ay के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, वही चीज हम मोमेंटम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फोर्स का यहाँ x कंपोनेंट लोगे तो मोमेंटम का भी x कंपोनेंट आएगा, मतलब fx की वैल्यू d by dt ऑफ px, इसी तरह fy जो होगा दैट विल बी d by dt ऑफ py, एंड सो ऑन। तो ब्लॉक ये चीज बता रही है कि जो फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाओगे वो एक्स डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन दे सकता है, या एक्स डायरेक्शन के मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस कर सकता है। एक्स डायरेक्शन के फोर्स से वाई और जेड में कुछ नहीं होगा, ये इसका कंक्लूजन निकल के आ रहा है। ठीक, फिर आपने फोर्स की यूनिट समझ लिया था कि फोर्स की यूनिट्स न्यूटन एंड डाइन होती है, ये एब्सोल्यूट यूनिट्स थी दोनों। कन्वर्शन इसमें देखा था हमने कि 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5। फिर आपने दोनों की ग्रेविटेशनल यूनिट देखी कि किलोग्राम फोर्स थी एंड ग्राम फोर्स, ठीक है ना, किलोग्राम फोर्स एंड ग्राम फोर्स, इन दोनों में भी आपने ये चीज देखा था कि किलोग्राम फोर्स सबसे बड़ी यूनिट होती है, क्योंकि 9.8 न्यूटन के बराबर आएगी। इससे छोटी यूनिट थी न्यूटन, इससे छोटी यूनिट थी ग्राम फोर्स, बिकॉज एक ग्राम फोर्स को अगर हम डाइन से रिलेट करेंगे तो ये 980 डाइन के इक्वल आएगा। तो डाइन विल बी द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो सबसे छोटी यूनिट डाइन, देन ग्राम फोर्स, देन न्यूटन, देन किलोग्राम फोर्स। ये हम देख चुके थे, इतना पार्ट आप पढ़ चुके थे, ठीक है ना। बस सेकंड लॉ की एप्लीकेशन समझने थे, थर्ड लॉ समझना था, और कुछ प्रॉब्लम्स को समझने। देखिए, एक क्वेश्चन है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट रखा है एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 9 ग्राम। इस ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 9 ग्राम। इस पर हम एक 72 डाइंस का फोर्स लगाना है एट एन एंगल 60। यस सर, ये करवा दिया सर। हाँ हाँ, यस। तो अगली प्रॉब्लम कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 15 मीटर पर, और इस ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 20 केजी। ठीक, इस पर आप एक 50 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स लगा। तो कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इज ऑफ 20 केजी। इस पर एक 50 न्यूटन का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाता है, रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड। आपसे पूछा गया है टाइम इंटरवल आफ्टर विच इट स्टॉप्स। You have to find time interval after which object stops। कितनी देर के बाद ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ये पता करना है। तो क्या वो जो रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा है वो क्या रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है। जो रिटार्डेशन होगा ये होना चाहिए एफ बाई, क्योंकि फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, स्पीड को फोर्स कर रहा है, फोर्स को नेगेटिव लिखोगे, ठीक है ना। फोर्स नेगेटिव, और ऐसा ही सिस्टम में है, मास जैसा ही सिस्टम में है। आप इसको रखिए 20, ये केजी में, न्यूटन। आप चेक कर लो, वैल्यू -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन है। और अगर ये रिटार्डेशन है, कितनी देर में चीज रुकनी चाहिए, आप फॉर्मूला लगाइए v = u+। स्टार्टिंग स्पीड 15,
फाइनली चीज रुकना चाहिए स्पीड 0, एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन, टाइम कितना लगेगा निकालना है। आप निकाल सकते हो, टी आएगा 15 6 seconds. अपॉन 6 आएगा 6 सेकेंड। ऑब्जेक्ट विल स्टॉप आफ्टर कवरिंग a distance of this. Clear? अब एक सवाल है कि सपोज कोई बैट्समैन किसी बॉल को डिफ्लेक्ट करता है बाई 45 डिग्री। एक क्वेश्चन है, अब इसमें बट ये सवाल इम्पल्स पर बेस्ड है, इम्पल्स हमने डिस्कस नहीं किया अभी। पहले आपको इम्पल्स समझा दूं, इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इम्पल्स प्रोड्यूस किया जाता है जब कोई फोर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन तक एक्ट करे, देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच इट लास्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? इम्पल्स का मतलब होता है कितना So, फोर्स लगा। यस sir, is your video हाँ। paused? नो, No, sir. चल रहा है ना? Yes, sir. राइट, हाँ, वीडियो रनिंग प्रॉपर्ली, सही चल रहा है सर। ठीक है। हाँ। तो देखिए, इसको हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स का मतलब होता है कि कोई फोर्स लग रहा है और शॉर्ट ड्यूरेशन तक फोर्स लगे, जैसे आपने फॉर एग्जांपल किसी हैमर से किसी नेल को स्ट्राइक किया, तो क्या होता है, कांटेक्ट टाइमिंग बहुत बड़ी नहीं है। या आप किसी गन से बुलेट को इजेक्ट करा रहे हो बाई प्रेसिंग द ट्रिगर, आपने ट्रिगर प्रेस किया और उसमें से बुलेट रिलीज, तो एक्चुअली जो कांटेक्ट टाइमिंग है वो बहुत बड़ी नहीं है। तो ऐसे केसेस में फोर्स के बजाय फोर्स मल्टीप्लाइड टू ड्यूरेशन, एक नया टर्म हम यूज करते हैं जिसको कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स इज एक्चुअली this is the product of force and duration or time interval for which it lasts. इन दोनों के प्रोडक्ट को कहते हो आप इम्पल्स। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। यूनिट वाइज अगर देखोगे आप, फोर्स शुड बी मेजर्ड इन न्यूटन, टाइमिंग इन सेकेंड्स, इम्पल्स यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड हो सकती है। और सीजीएस में देखा जाए तो इट में भी डाइन्स इंटू सेकेंड ये भी हो सकती है, ठीक है ना। डाइन इंटू सेकेंड और न्यूटन इंटू सेकेंड ये यूनिट है। So, यस, sir, impulse जो है वो फोर्स का डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है टाइम के साथ? डॉट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डॉट होने के लिए दोनों चीजों का वेक्टर होना जरूरी है। डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट तब होता है व्हेन बोथ द क्वांटिटीज आर वेक्टर। यहाँ एक ही चीज वेक्टर है, दूसरी वेक्टर है ही नहीं। Yes, sir. आप तीन तरह की equations पढ़ते हो ना, कि आप लिखते हो ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट तब हो सकता है जब दोनों वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट भी तब हो सकता है जब दोनों वेक्टर, और किसी एक वेक्टर को किसी नंबर से इंटू करवाना कहते हैं मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। इट इज एक्चुअली दिस केस, ये एक वेक्टर है, उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर, दिस इज मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, नॉट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यस, अब ये देखें हम कि जो फोर्स होता है, हमने पढ़ा कि आई को लिखा जा सकता है एफ इंटू डेल्टा टी, बट इसको अगर हम इस सेंस में समझे, थोड़ा इसके डिटेल पार्ट पढ़ जाए कि आप ये क्या लिख रहे हो कि फोर्स को ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करें। अब दो सिचुएशन है, आइदर फोर्स इज कांस्टेंट और इट इज वेरिएबल। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो क्या किया जाए? जो फोर्स आप लिखते हो, अगर आपके पास एवरेज फोर्स है कि फोर्स लीनियरली वेरी कर रहा है, कि कोई आप सिस्टम स्टडी कर रहे हो, उसमें फोर्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और फोर्स 0 से बढ़ते हुए 5 तक गया, इफ वेरिएशन इज लीनियर, यू कैन यूज एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स की जगह कितना लिख लोगे आप? स्टार्टिंग प्लस फाइनल बाई 2 कितना आ जाएगा? 2.5। तो हम एवरेज फोर्स को ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करें, इम्पल्स मिल जाएगा, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई टू टाइम इंटरवल। अब
अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है या फोर्स को डायरेक्ट एवरेज नहीं किया जा पा रहा है तो क्या तरीका होता है? तरीका होता है कि फोर्स डॉट डी टी, ठीक है ना, और इसको इंटीग्रेट कर दें, ये क्या हो जाएगा? इम्पल्स। ये सबके लिए अप्लाई होता है व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। अगर फोर्स वेरिएबल है, फोर्स अगर कांस्टेंट है, तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है। अगर फोर्स बदलता है तो दो तरह के केस, या तो फोर्स लीनियरली वेरी कर रहा है, मींस इट इज पॉसिबल टू टेक एवरेज, तो आपने स्टार्टिंग प्लस फाइनल बाई 2 कर दिया, तो ये क्या आ गया? एवरेज फोर्स। बट कुछ केसेस में फोर्स का वेरिएशन नॉन लीनियर भी हो सकता है, उन केसेस में हैंडल करने का प्रोसेस भी होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेट करोगे आप, यू विल बी यूजिंग आइदर दिस स्टेप और दिस। में डिफरेंस बताया मैंने कि ये लीनियर वेरिएशन नहीं होता है, ये नॉन लीनियर वेरिएशन। और एफ को हम लिख सकते हैं कितना? डीपी बाई dt, और dt से मल्टीप्लाई करें, dt कैंसिल्ड होगा, ये बचेगा dp इंटीग्रेशन। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे टाइम की लिमिट डाली जाएगी, किस टाइम से किस टाइम तक आपने फोर्स लगाया, ड्यूरेशन। तो क्योंकि यहाँ t कैंसिल्ड हो गया तो p की स्टार्टिंग वैल्यू p1, फाइनल वैल्यू p2। dp का इंटीग्रेट किया, क्या बचेगा? p, and time limits will be, sorry, limits will be p1 to p2. It will be upper limit minus lower limit. This will be impulse. Impulse इस कैलकुलेशन के हिसाब से पता चल रहा है कि impulse also is equal to the change in linear momentum. ये कैलकुलेशन बता रही है आपको कि impulse is, this is equal to the change in linear momentum. इम्पल्स लीनियर मोमेंटम में चेंज के बराबर भी होता है, लेकिन ये जानते हो आपकी मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी। अगर हमने कैलकुलेशन में यहाँ फोर्स वेक्टर लिया होता तो डीपी वेक्टर होता, ये आई वेक्टर होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिमिट्स में भी ये P2 P1 वेक्टर्स होते, डीपी वेक्टर होता, ये P2 P1 होता, रिजल्ट किया गया। क्लियर? तो मिला के आपका कंक्लूजन फाइनली क्या है कि इम्पल्स को हम फोर्स इनटू ड्यूरेशन भी लिखते हैं, लेकिन यही इम्पल्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर भी होता है। और इसको हम एनालाइज करते हैं तो हमको यूनिट दिखती है कि इसकी यूनिट न्यूटन है, इसकी सेकंड, तो न्यूटन इनटू सेकंड शुड बी द यूनिट फॉर दिस। लेकिन जब आप मोमेंटम को देखते हो तो मोमेंटम की यूनिट तो होती है किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इम्पल्स की एक पॉसिबल यूनिट किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड भी है। क्लियर? जैसे आप यहाँ न्यूटन सेकंड लिख रहे थे, तो न्यूटन सेकंड एंड दिस, ये दोनों यूनिट्स एनालॉगस, आप यूनिट भी यूज कर सकते हो ये भी। और फिर जैसे सीरियस काउंटर पार्ट क्या था, टाइम्स इनटू सेकंड, उसके अगेंस्ट यहाँ से क्या आने जा रहा है? ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसके एनालॉगस। क्लियर? ये होता है इम्पल्स। तो किसी इम्पल्स को आप इस तरह से समझ सकते हो कि फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड ड्यूरेशन फॉर विच इट एक्ट्स, इन दोनों के प्रोडक्ट के लिए टर्म यूज किया जाता है इम्पल्स, एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं? न्यूटन इंटू सेकंड, डायन इंटू सेकंड, या हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इट इज ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर? तो ये दो फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। तीन सिचुएशंस एनकाउंटर होती हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्या होगा? ये फॉर्मूला। इफ फोर्स इज वेरिएबल, तो वेरिएबल फोर्स के अंदर दो ऑप्शन कि आइदर वेरिएशन इज लीनियर और इट इज नॉन लीनियर। अगर वेरिएशन दिखता है कि लीनियर है, तब आप क्या करते हो? फोर्स को एवरेज कर देते हो। एवरेज मतलब स्टार्टिंग फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइडेड बाई 2। ये केवल तब हो सकता है जबकि फोर्स का वेरिएशन कैसा हो? लीनियर। क्लियर? और अगर फोर्स का वेरिएशन लीनियर नहीं है तो फिर आप क्या करते हो? फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो, और तब वैल्यू किसके बराबर आती है? चेंज इन मोमेंटम की। तो इस पर एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अ बैट्समैन deflects a ball by 45 degree
calculate the impulse received by bat during impact. कोई बैट्समैन किसी बॉल को अपने बैट से डिफ्लेक्ट करा देता है कितने डिग्री से, 45 डिग्री। तो उसने बैट से, जैसे आपने पढ़ा कि जब कोई चीज शॉर्ट ड्यूरेशन तक कांटेक्ट होती है तो हम तरह क्या यूज करते हैं, इम्पल्स। कोई बॉल आ रही है, आपने बैट से हिट किया, तो जो कांटेक्ट टाइमिंग है वो बहुत छोटी। फोर्स के इफेक्ट को कैसे आप पता करोगे? भाई इम्पल्स। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई बॉल आई 45 डिग्री से, आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर रिफ्लेक्ट कर दी। कैसा समझा जाए इसको? सपोज ये बैट है, कोई बॉल किसी एक डायरेक्शन से आई, यहाँ से आकर के बॉल ने हिट किया, आपने बैट के थ्रू उसको डिफ्लेक्ट किया, और जिसका एंगल था वो 45 डिग्री चेंज कर दिया। मतलब आने और जाने के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 45 डिग्री। मेरे पास जब बॉल आ रही है और जब जा रही है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री। इसका मतलब कि ये हाफ एंगल कितना है? दिस इज 22.5 डिग्री। ठीक है ना? बॉल जब आ रही है और जब जा रही है, इन दोनों के बीच में एंगल है 45। इसका मतलब कि यहाँ जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप, इसके साथ इनकमिंग बॉल का एंगल क्या बनेगा? 22.5। और जाते समय फिर कितना बनेगा? 22.5। क्या इसका कैलकुलेशन? जब बॉल आ रही है, यस सर इसमें अपन ने बॉल की डायरेक्शन कैसे पता लगे कि इसी डायरेक्शन से आएगी? ये कहीं पर भी मान लो, आपको बस ये बताना है कि बॉल जिस भी डायरेक्शन से आ रही थी उसमें 45 चेंज। जैसे आप ऐसा मान सकते हो कि बॉल चली गई, सपोज ये बैट की पोजीशन और बॉल यहाँ से आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो बस ये बताना है कि जहां से आई वहां से हमने 45 डिग्री घुमा दी। दैट्स ऑल। किसी भी डायरेक्शन से आए। तो हमने एक सिंपल सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया है। मान लो कि बॉल यहाँ से आ रही, उसने बैट को हिट किया और ये एंगल 45 चाहिए। आने और जाने के बीच का एंगल कितना है? ये आप नहीं कह सकते कि वो, ठीक है ना? उससे कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकमिंग और आउटगोइंग के बीच का एंगल 45। ये नहीं कह सकते हम कि बैट हॉरिजॉन्टल ही था। No. तो कैसे सॉल्व किया जाता है इसको समझिए। सपोज ये एम मास की चीज है। अच्छे इसमें एक चीज और है कि कैलकुलेट द इम्पल्स रिसीव्ड बाय बैट, अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स द बॉल बाय 45 डिग्री। साथ में कंडीशन दी है विदाउट चेंज इन स्पीड। ये टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है आपकी। विदाउट चेंज इन स्पीड, आपने बॉल की डायरेक्शन को चेंज किया है, स्पीड में कोई चेंज। तो क्या होगा? एम मास की चीज बी वेलोसिटी से चली, ठीक है, और जब जा रही थी तब भी मास एम ही है और स्पीड की न्यूमेरिकल वैल्यू। फर्क किस में आ रहा है? सिर्फ डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होगी। कैसे एनालाइज करोगे आप? देखिए कैसे एनालाइज करें इसको। जिसमें बॉल टकराने आ रही है उस पोजीशन को देखिए, और जब जा रही है तब को देखिए। ऐसा डायग्राम देखिए हम कि ये इनिशियली बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, ये एम वी होगी। वर्टिकल से एंगल देखता हुआ 22.5 ऐसा है। वर्टिकल से एंगल कर रहे हैं 22.5। इसका मायने हुआ कि ये एंगल 22.5 होगा। मेरे पास अल्टरनेट एंगल्स, अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। ये अगर 22.5 है तो ये एंगल भी 22.5 है। अब हम इस क्वांटिटी को समझें। अगर ये मोमेंटम है एम वी, तो हम मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। ये कंपोनेंट होगा एम वी कॉस 22.5 और ये कंपोनेंट होगा एम वी साइन 22.5। क्लियर? ये कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट, ये आते समय की सिचुएशन। अब जिसमें बॉल टकरा के वापस जा रही है, बॉल टकरा के वापस जा रही है। अब फिर जानते हो कि वर्टिकल से ये एंगल 22.5। तो अगर ये एम बी है तो ये कंपोनेंट कितना है? एम बी कॉस 22.5 और ये कंपोनेंट कितना है? दिस इज एम बी साइन 22.5 डिग्री।
देख लीजिए यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई। जब बॉल आ रही थी ये मोमेंटम था, एक क्रॉस कंपोनेंट मतलब आपने जो भी सरफेस है उसके एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर लेना है, एक पैरेलल। फिर जब बॉल टकरा के जा रही है तो अगेन हमें रिजोल्यूशन ऐसा करना है कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट सरफेस से 90 पर है और एक सरफेस के पास। देख लीजिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी की? नो सर। नो कंफ्यूजन। अब देखिए क्या होगा जब किसी भी सरफेस पर कोई चीज टकराती है तो मोमेंटम का जो कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल होता है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। देखिए सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट ये, ठीक है, उस सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट ये, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। आने के पहले जो मोमेंटम था, टकराने के बाद भी मोमेंटम वही है। कहाँ पर? सरफेस के पैरेलल। चेंज क्या होता है? जो सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, चेंज इसमें आया है। ये आते समय नीचे की तरफ आ रहा था क्योंकि जानते हो आप मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप कहते हो कि ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग, देखिए हमको ये पता है कि इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब इट इज फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा ही होगा फाइनल। अगर आप कहते हो कि आने वाले मोमेंटम को पॉजिटिव माने तो जाने वाले को डेफिनेटली नेगेटिव मानना पड़ेगा। एक इनकमिंग है दूसरा आउटगोइंग है, डेफिनेटली डायरेक्शन आप सेम नहीं ले सकते, वेक्टर क्वांटिटी है, एक प्लस है तो दूसरी माइनस लेंगे, ठीक है। फाइनल मोमेंटम को अगर हम लिखते हैं, आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो, मैंने प्लस माइनस यूज किया, आप उल्टा भी कर सकते हो कि इसको प्लस कर लिया इसको माइनस, कोई भी एक ला, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। तो बट फाइनल ये, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, क्लियर। और इन दोनों को करिए आप ऐड, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, आंसर विल बी ट्वाइस mv cos 22.5 डिग्री। ये इम्पल्स आ चुका है, ठीक है ना। ये आपके स्कूल एग्जाम में पूछने के लिए इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है आपकी, ठीक। नो प्रॉब्लम आ रहा है समझ में? सर हाँ हाँ भाई। सर सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट है सर उसमें चेंज क्यों नहीं आता? तो कोई भी चीज हिट करेगी तो जो चीज उस पर आकर के सीधा, जैसे किसी चीज को टेंजेंशियली, किसी सरफेस के टेंजेंशियली कोई चीज समझ लो आप हिट कर रहे हो, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट हैविंग इम्पैक्ट, आपने कोई सरफेस थी इसके पैरेलल कोई बॉल फेंक दी और जस्ट बिना इसको टच किए निकल गई, तो क्या होगा? सरफेस पे क्या इम्पैक्ट डालेगी? नथिंग। तो आप ऐसा समझ लो कि कोई जो बॉल आ रही है उसके पास दो तरह की वेलोसिटीज है, एक वो वेलोसिटी है जो सरफेस के पैरेलल और एक वो वेलोसिटी है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर सिर्फ सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट होता तो बॉल सरफेस को टच ही नहीं करती, तो सीधे निकल जाती विदाउट मेकिंग एनी इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट हुआ है वो हुआ ही किसके कारण? तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण इम्पैक्ट। तो कहीं भी कोई चीज, दो चीजें इंटरेक्ट करती हैं तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही चेंज होता है, पैरेलल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। इसके मैं कई, यदि आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे फोर्स के जो अप्लाइड केसेस हैं, इसमें कई केसेस मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे सपोज ये कोई वॉल है या कोई वुडन प्लैंक, ठीक है, मान लीजिए कोई वुडन प्लैंक है और हम किसी गन से बुलेट फायर करते हैं, यहाँ से बुलेट फायर करते हैं और मान लो कि एक बुलेट का मास है m एंड इज मूविंग विद वेलोसिटी, ठीक है, ये कोई वॉल। अगर हम बता दें कि हम कितनी बुलेट्स पर सेकंड फायर करते हैं, हम बता देते हैं कि n बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड, n बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकंड। आपको पता करना है फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल कितना हो। जबकि हमको इंफॉर्मेशन दी है कि बुलेट्स रिबाउंड नहीं करती, बुलेट्स टकराती हैं एंड बुलेट्स गेट एम्बेडेड इनटू द वॉल, रिबाउंड नहीं हो रही। कोई भी बुलेट वॉल पे टकरा के रिबाउंड नहीं करती, दिस गेट्स एम्बेडेड। आपको पता करना है कि वॉल पर क्या फोर्स लगा होगा, डाटा इस सामने रखना। एक बुलेट का मास है, वेलोसिटी v एंड नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड कितनी है, n पर सेकंड। सर n into mv।
एन इंटू एम वी, यस, क्योंकि एक बुलेट ने अपना क्या किया कि एक बुलेट चली, उसका मोमेंटम एम वी था और फाइनली वो जाके इसमें एम्बेडेड हो गई, मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। उसने अपना पूरा मोमेंटम वॉल को दे दिया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि चेंज इन मोमेंटम, अगर हम बुलेट के एंगल से देखते हैं कि फॉर बुलेट के लिए चेंज इन मोमेंटम क्या है, तो आप लिखोगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है, 0, इनिशियली कितना था, mv, आंसर क्या होगा, माइनस mv। इसका मतलब बुलेट ने इतना मोमेंटम लूज किया। ये कैलकुलेशन किसके लिए, बुलेट के लिए। तो जितना मोमेंटम बुलेट ने लूज किया इतना वॉल ने गेन किया। अगर हम वॉल की बात करते हैं कि मोमेंटम गेन कितना होगा, एक इम्पैक्ट से उसने कितना मोमेंटम गेन कर लिया, तो दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है ना, साइन जो है क्लियर हो गया है। अगर एक में माइनस आ रहा है तो दूसरे में डेफिनेटली प्लस आएगा, ये एक बुलेट की वजह से। इसलिए चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, अगर हम पता करते हैं चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, ये कैसे आएगा, mv था एक बुलेट की का, इस तरह की n बुलेट्स फायर कर रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम इज दिस, बट एक सेकंड में जितना मोमेंटम चेंज हुआ इसी को क्या कहा जाता है, ये आंसर। क्लियर, नो कंफ्यूजन। यहाँ पे चीज क्या हो रही है कि चीज टकराई, उसने अपना मोमेंटम ट्रांसफर किया, आपने पता किया कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया, वो कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, मान लो हम बता दें कि ये बुलेट गई और v1 वेलोसिटी से टकराई, ठीक है, तो टकरा करके v2 से रिबाउंड कर गई। ठीक है, बुलेट रिबाउंड कर रही, अब आंसर क्या होगा, सर बताइए। m इंटू v1 माइनस v2। माइनस v2 की V2 v1 minus V1, प्लस, V1 minus V2. नो, आप डायरेक्शन पर ध्यान दो। जो वैल्यू है, जैसे कोई चीज आपने 10 मीटर पर सेकंड से फायर की, तो टकरा के वो 2 मीटर पर सेकंड से रिबाउंड कर गई, तो चेंज 12 का हुआ है कि 8 का हुआ है, 8. इट इज ऑफ 12। चेंज 12 का होगा ना, 10 का कैसे होगा, 8 का कैसे होगा। देखिए, कोई चीज जो थी मास m की थी, वेलोसिटी v, इतने मोमेंटम से गई, लेकिन जब जा रही थी तो इट वाज मूविंग टुवर्ड्स राइट, हम मान लो राइट डायरेक्शन को प्लस मान, ये मोमेंटम था। जब चीज टकरा के लौटी तो डायरेक्शन इज रिवर्स, तो मोमेंटम को क्या कहोगे आप, माइनस mv। अब अगर हम बात करते हैं बुलेट के एंगल, तो बुलेट के लिए मोमेंटम चेंज क्या होगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल। फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस mv2, इसमें से माइनस कर दें ओरिजिनल मोमेंटम, माइनस माइनस दोनों ऐड हो गए, ठीक है ना, माइनस m, इट विल बी v1 प्लस, ये मोमेंटम चेंज हो गया किसके लिए, वॉल के लिए। तो जो वॉल के लिए मोमेंटम गेंड है वो इसका उल्टा होगा, तो वॉल के लिए मोमेंटम गेंड ये पॉजिटिव आना चाहिए, m, इट शुड बी v1 प्लस v2। और अगर हम निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, जिसको कि हम फोर्स कहते हैं, ये बराबर होगा कितने के, m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू एम, v1 प्लस v2। देख लीजिए करेक्ट है क्या, समझ में आया लॉजिक है कि नहीं। जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मान लो कोई चीज 10 मीटर पर सेकंड से जा रही और किसी वॉल से टकराई और 2 मीटर पर सेकंड से वापस हो गई, ठीक है, 10 से जा रही थी 2 से वापस हो गई। तो कंसेप्चुअली देखो आप, आपको क्या लगता है जो ऑब्जेक्ट आ रहा था उसकी वेलोसिटी में चेंज कितने का है, चेंज जो है वो 8 का है कि 12 का है, जो मेरा क्वेश्चन, बताइए भाई। ये चीज 10 से चली तो ओरिजिनली इट वाज प्लस 10 और फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी है, -2, तो 10 में क्या लगाएं कि -2 आ जाए, हमको इसमें -12 लगाना पड़ेगा, तब आएगा माइनस।
तो ओरिजिनली वेलोसिटी कितनी है +10 और फाइनली चाहते हैं कितनी -2। तो इसमें कितने का चेंज दिया जाए कि -2 बन जाए। आप -12 ऐड करो तो -2 बने। क्लियर है बात? तो जो चेंज एक ऑब्जेक्ट में हुआ वही चेंज दूसरे ऑब्जेक्ट में होगा। भाई बुलेट जाकर के वॉल पे टकराई और बुलेट के लिए वेलोसिटी में चेंज या मोमेंटम में चेंज कितने का आया -12। अगर इसमें चेंज -12 का आया तो वॉल में चेंज कितने का आएगा +12 का आएगा। ठीक है ना, चेंज ऐसे निकलेगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, सीधे 10 -2 से 8 नहीं आएगा। डायरेक्शन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक को प्लस एक को माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज विल बी ऑफ 12। इसी सवाल का तीसरा वेरिएशन, इसी क्वेश्चन का थर्ड वेरिएशन ऐसा होता है कि मान लो ये कोई पाइप है और पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ए। सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए और यहाँ से पानी फ्लो करता है, वेलोसिटी इज v, लिक्विड कम्स आउट विद वेलोसिटी एंड सपोज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं बट ये ऑब्जेक्टिव में आपको आया वो मिल जाएगा जो सवाल में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड